गुड मॉर्निंग क्लास 8। बेटा आपने अभी तक हिस्ट्री में एक भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आज हम लोग हिस्ट्री चल रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ने चल रहे हैं। हिस्ट्री थोड़ी बोरिंग होती है लेकिन इंटरेस्टिंग भी होती है, क्योंकि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री पहले तो आप ये जान जाइए, अपनी सोशल बुक ले लीजिए, टेक आउट योर सोशल बुक एंड ओपन लेसन 1। चैप्टर नेम क्या है? द मॉडर्न पीरियड, ठीक है। चैप्टर का नाम है आपका द मॉडर्न पीरियड। अब इसमें पहले तो आप ये जानो कि हिस्ट्री जो आप पढ़ने जा रहे हो वो क्या है और क्यों पढ़ते हैं हम हिस्ट्री, व्हाई वी स्टडी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री इज स्टडी अबाउट पास्ट के बारे में, अपने बीते हुए कल के बारे में, आपके कंट्री के, आपके वर्ल्ड के बीते हुए कल के बारे में जो स्टडी हम करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। बात समझ में आ रही है? When we study about our past, our country's past, our nations, our world, what was our nation, what was our world before we born is what history is, ठीक। तो हिस्ट्री में आपको, हिस्ट्री से आपको पता चलेगा कि करंट सिनारियो से पास्ट का सिनारियो कितना डिफरेंट था, कितने चेंजेस आए हैं आपके करंट सिनारियो में, क्या क्या ऐसा नहीं था पहले जो आज है, या क्या चीज़ें अलग थी आपके समय से, अलग थी उस समय आपके आज के समय से। तो सारी चेंजेस कम्युनिटी के, ट्रेडिशन के, लैंग्वेज के, कम्युनिकेशन के, जो भी चेंजेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। आपके बुक में फर्स्ट लाइन भी लिखी हुई है कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज एंड कंटिन्यूटी इन आवर पास्ट, ठीक है। तो हिस्ट्री में यही पढ़ना है आपको। अब आपकी हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन किया गया, ठीक है। मतलब हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया बेसिकली: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। 3 पार्ट में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया: एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो एंशिएंट हिस्ट्री आपने क्लास 6th में पढ़ी थी, ठीक है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री आपने क्लास क्या कहते हैं 7th में पढ़ी, ठीक। फिर अब आपको क्लास 8th में क्या पढ़नी है? अब आपको क्लास 8th में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। मीन्स जब आपका 1857 का वॉर हुआ, जब ब्रिटिशर्स आपकी कंट्री में आए, तब से लेकर के और अभी तक, जब तक आपको फ्रीडम मिली है, तब तक के बारे में आपको पढ़ना है। 1947 बेसिकली यहाँ तक आपको पढ़ना है, या कह लो कि 1950 तक, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तब तक आपको पढ़ना है हिस्ट्री में। तो ये है मॉडर्न हिस्ट्री। जो मुगल पीरियड था ये सब आपका आता है मेडिवल में, और एंशिएंट में तो अर्ली मैंस वगैरह ये सारी पीरियड्स आते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग आपके जो करंट है उस पे, कि कैसा लिवलीहुड था, कैसा ऑक्यूपेशन था, कैसा क्या कहते हैं कि कल्चर था, कैसा ट्रेडिशन था, इनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे आपको हिस्ट्री में, ठीक। जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी कि 3 डिविजन्स होते हैं हिस्ट्री में: मेडिवल, मॉडर्न और एंशिएंट। एंशिएंट आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अब हम मेडिवल भी आप पढ़ चुके हो, अब हम मॉडर्न पे चल रहे हैं। तो आइए आपके मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग चलते हैं, क्या है, कहाँ से पढ़ना है आपको बेसिकली। तो देखो, बता रहा है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया आपकी बेसिकली स्टार्टिंग हुई 1817 में। ऐसा तो 16th सेंचुरी के आसपास से ब्रिटिशर्स का इन्वेजन इंडिया में हो चुका था। वो आने लगे थे धीरे धीरे हमारी कंट्री में आ रहे थे और अपने पैर पसार रहे थे। लेकिन 1817 में कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट उनका समझ में आया, इसलिए कहते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पीरियडाइजेशन क्या होता है, बता रहा है भाई। आपको मैंने बताया पीरियडाइजेशन ऑलरेडी बता दिया। बता रहा है कि जेम्स मिल वॉज एन स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड political philosopher. He published a 3-volume work called The History of British India in 1817, ठीक है। 1817 में उन्होंने एक बुक
पब्लिश की, जो कि 3 वॉल्यूम थी, जिसकी 3 पार्ट थे, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817। ठीक, अच्छा, अब इसमें उन्होंने क्या बताया? इसमें उन्होंने बताया कि इंडियन हिस्ट्री को वही 3 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। उन्होंने इसमें इंडियन हिस्ट्री को 3 वॉल्यूम में हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब इसमें क्या था अकॉर्डिंग टू हिम, क्या हुआ इसमें? जब पहले ब्रिटिशर्स के आने से पहले, बिफोर ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, द कंट्री वाज रूल्ड बाय हिंदू एंड मुस्लिम्स, ठीक है, ऑटोक्रेट्स। ठीक, या तो ऑटोक्रेट्स हिंदू थे या तो मुस्लिम थे, मतलब कुछ मुस्लिम राजा थे आपकी कंट्री में, कुछ हिंदू राजा थे आपकी कंट्री में। ब्रिटिशर्स के आने से पहले यही दोनों लोग हमारे कंट्रीज में रूल कर रहे थे बेसिकली, मतलब कुछ ऐसे भी थे, अलग भी थे, लेकिन बेसिकली यही दोनों राजा थे आपकी कंट्री में। ठीक, तो रिलीजियस इंटॉलरेंस तो था ही था भाई। आपने शिवाजी और अकबर की लड़ाई सुनी ही है, तो मतलब रिलीजियस इंटॉलरेंस था आपकी कंट्री में। महाराणा प्रताप, खिलजी, ये सब बहुत सारे मतलब रहे हैं, लड़ाइयाँ रही आपके यहाँ, जो हिंदू और मुस्लिम में रही शुरू से ही। तो वही बता रहा है कि रिलीजियस इंटॉलरेंस था। ठीक है, उसके बाद फिर आपका सुपरस्टिशन भी था। सुपरस्टिशन का डोमिनेशन बहुत था, आज भी सुपरस्टिशन है। सुपरस्टिशन क्या होता है? अंधविश्वास। ठीक है, जैसे टोना टोटका जिसको बोलते हैं, जिसको क्या कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट देगी तो हम नहीं जाएंगे, दूध फट गया तो कुछ गलत होगा, शीशा टूटना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अंधविश्वास टाइप की जो हमारी कंट्री में आज भी बहुत हद तक मानी जाती है, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम मानते हैं। तो ये जो है ये था हमारे यहाँ कंट्री में। सुपरस्टिशन बहुत ज़्यादा था, रिलीजियस इंटॉलरेंस था, कास्टिसिज्म था, मतलब हिंदू में भी काफ़ी कास्टिज्म था। मतलब हिंदू में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कई सारे, मतलब ये 4 डिवीज़न तो थे ही थे। साथ में इनमें भी कास्टिसिज्म था कि भाई मैं बड़ी जाति का हूँ, ये छोटी जाति का है, ये मेरे साथ बैठ के पानी नहीं पी सकता, ये मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता, ये मतलब मंदिर में नहीं जा सकता। तो रिलीजियस इंटॉलरेंस के साथ साथ आपके यहाँ वो कास्टिसिज्म भी बहुत ज़्यादा था, बेसिकली हिंदुओं में तो बहुत ज़्यादा था। इसके बाद आप बात करिए तो बता रहा है कि सोशल लाइफ जो थी इंडिया की थोड़ी सी अजीब थी। बता रहा है कि मिल ने ऐसा फील्ड किया कि ब्रिटिश कुड सिविलाइज इंडियन बाय इंट्रोड्यूसिंग ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस। उनको लगा कि नहीं, इंडियंस को सिविलाइज करने की ज़रूरत है, इंडियंस को ये बताने की ज़रूरत है कि कास्टिज्म कुछ नहीं होता, या रिलीजियस बिलीफ्स कुछ नहीं होते, या कह लो कि रिलीजियस बिलीफ की या रिलीजन के आधार पे डिवीजन का कोई मतलब नहीं होता, ऐसा उन्होंने लिखा। जबकि ब्रिटिशर्स ने तो उसका फ़ायदा उठाया है। खैर, उन्होंने जो लिखा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि रिलीजियस इंटॉलरेंस को दूर करने के लिए या कास्टिज्म को दूर करने के लिए, इंडियन पीपल को सिविलाइज्ड करने के लिए, जानकारी देने के लिए कि नहीं भाई, पेड़ में भूत नहीं होता, रात में वो ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड देने लगता है, इसलिए उसके नीचे नहीं सोना चाहिए, या बिल्ली रास्ता काटती है तो कुछ नहीं होता। ये सारी चीज़ें, ये सारे मिथ को मिटाने के लिए उनको लगा कि नहीं, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का आना यहाँ पे ज़रूरी है। अगर ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आ जाएगी तो ये सारे मिथ ख़त्म होंगे, लोगों के अंदर जो है वो जो एक कह लो कि कास्टिज्म की भावना है वो कम होगी, ख़त्म होगी। ठीक है, लोग आपस में एक दूसरे को अपनाएंगे, सबके लिए सब ओपन रहेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। खैर, अच्छा, अकॉर्डिंग टू हिम, उन्होंने उनके मतलब अगर उनके हिसाब से चलें तो वो ऐसा बता रहे थे कि वो हमें मैनर सिखाते हैं, हमारी कंट्री को कैसे एक दूसरे के साथ रहना है, ये सिखाते हैं हमको। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि उनका राज्य हमारे लिए इनलाइटमेंट का काम करता। इनलाइटमेंट मतलब जानते हो आप, सच का ज्ञान जब आदमी को हो जाता है तो उसको कहते हैं कि इनलाइटमेंट। जैसे बुद्धा जी को इनलाइटमेंट मिला, ठीक है, और भी बहुत सारे पैगंबर्स रहे जिनको इनलाइटमेंट मिला। तो बता रहा है कि इनलाइटमेंट क्या कहते हैं कि इनलाइटमेंट देने के लिए पूरी कंट्री को, पूरी कंट्री के पीपल को इनलाइटमेंट देने के लिए ब्रिटिशर रूल आना जरूरी है, ऐसा उनका मानना था। ऐसा हुई बुक में उन्होंने ऐसे ही लिखा। ठीक है, तो भाई जनरली आपको तो मैंने बता ही दिया कि हिस्ट्री कैसे कैसे डिवाइडेड है। आगे आपकी बात है कि मेजर डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड।
अब इसमें आप पढ़ोगे कि क्या डेवलपमेंट रहे वर्ल्ड में, कुछ रिवॉल्यूशंस हुए, कुछ रिवॉल्यूशंस जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था। इसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या था कि इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, ठीक है, इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज को बढ़ावा देना, ताकि जो है कि जो आम पब्लिक जो सफ़र कर रही है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। इस सारी चीज़ों के लिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बता रहा है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप में बिगिन हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम एन एग्रीग्रेनियन हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी टू वन डोमिनेटेड बाय द इंडस्ट्रीज एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स। मतलब जो हैंडीक्राफ्ट से काम होता था, जो हाथ से और मजदूर रख के जो काम किया जाता था, उनको हटा करके, उनको रिप्लेस करके वहाँ मशीनें लाई जाएं, ताकि जो है कि जल्दी जल्दी काम हो, सस्ता काम हो और क्या कहते हैं, अच्छा काम, ठीक है। इसके लिए मशीन का इंट्रोडक्शन कराना, मशीन बेसिकली के लिए कि ये मशीन इंडस्ट्रीज़ को वर्क में ले आने का काम जो हुआ, यही डेवलपमेंट माना गया है, मेजर डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड माना गया है। बहुत सारे एडवांसमेंट्स हुए एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजीज़ में, माइनिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, बहुत सारी चीज़ें बढ़ती चली गई, नई नई चीज़ें आती चली गई, ठीक है। फिर आप देखोगे तो कल्चरल और पॉलिटिकल ग्रोथ भी काफ़ी हुआ इस पीरियड में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। बता रहा है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो एक कंपटीशन अरोज कर दिया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, इसने एक बड़ा कंपटीशन ला दिया कि नहीं, मैं बेहतर करके दिखा सकता हूँ, मैं इससे अच्छी मशीन, इससे ज़्यादा क्या कहते हैं कि कम मटेरियल में ज़्यादा सामान बनाने वाली मशीन, कम एक्सपेंस में ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करने वाली मशीन बना सकता हूँ, ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करने वाली मशीनें बना सकता हूँ। तो ये एक तरीके का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इसीलिए इसको कहा गया, क्योंकि इसने इंडस्ट्रीज़ ने, मशीनरी ने एक कंपटीशन शुरू कर दिया बाकी अदर कंट्रीज़ के में कि नहीं भाई, हम बेहतर करके दिखाएंगे, ठीक। तो इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी, जैसे यूरोप कंट्रीज़, पोर्टुगल, स्पेन, नीदरलैंड, ठीक है, और जर्मन, फ्रांस, ब्रिटेन, एशिया का भी कुछ पार्ट, अफ्रीकन, सब इन्वॉल्व थे इसमें, जो है लगे हुए थे ज़ोर शोर से कि नहीं, मुझे करके दिखाना है, मुझे करके दिखाना है, ठीक है। अच्छा, अब एक टर्म और है आपकी बुक में दिया हुआ है, इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म क्या होता है, ठीक है। तो बता रहा है कि अच्छा, एक और चीज़ है इसके पहले, इम्पीरियलिज्म पहले आप ये भी समझ लीजिए कि कॉलोनीज क्या होती है। तो कह रहा है कि अ कॉलोनी वाज अ टर्म यूज्ड फॉर द रीजन settled into or a country that was ruled by another powerful country। कॉलोनी क्या होती है? कॉलोनी मतलब ऐसी जगह, ऐसी कंट्री जो कि किसी और कंट्री के, मतलब किसी और पावरफुल कंट्री के द्वारा रूल की जा रही है। अ कंट्री विच इज रूल्ड बाय अनदर पावरफुल कंट्री, उस कंट्री को जो जिस पे रूल हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉलोनी कहेंगे। जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे थे तो इंडिया क्या हो गई? कॉलोनी हो गई, ठीक, क्लियर। अच्छा, अब इंपीरियलिज्म आता है। इंपीरियलिज्म क्या है? प्रोसेस बाय विच अ कंट्री एस्टैब्लिश इट्स रूल ओवर द अदर कंट्री। ये एक प्रोसेस है। जगह को तो कॉलोनी कहते हैं, लेकिन जो प्रोसेस जिसके थ्रू एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर रूल करती है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंपीरियलिज्म। बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन आंसर्स में भी गए हैं, तो आपको फायदा होगा, समझ लोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, इजीली याद रहेगा हमेशा। आप इसको अपने डेली यूजेज में भी ला सकते हो, यूसेज में भी ला सकते हो, डेली स्पीकिंग के यूसेज में भी ला सकते हो। कॉलोनी क्या समझ में आया? एक कंट्री जिसके ऊपर दूसरी पावरफुल कंट्री रूल कर रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉलोनी कहते हैं। और दूसरी चीज क्या समझनी है आपको? दूसरी चीज आपको समझनी है इंपीरियलिज्म। तो इंपीरियलिज्म क्या होता है? तो इंपीरियलिज्म मीन्स वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक कंट्री दूसरे कंट्री पे रूल जमाने में कामयाब होती है, रूल जमाती है, रूल करने लगती है, उसको हम लोग कहते हैं इंपीरियलिज्म, ठीक। अच्छा, तो अब देखो, कह रहा है कि एन imperialist country often imposes political policies to derive maximum benefit at the expense of the colony, ठीक है। मतलब भाई अब तो वो रूल लगाएगी ना भाई, जो आपके ऊपर राज्य करने लगा वो आपके ऊपर रूल लगाएगा कि मुझे ऐसे
चाहिए, मुझे वैसे चाहिए, आपको ये टैक्स देना होगा, ये रूल करना होगा, ताकि भाई उसके जो एक्सपेंसेस हैं उस कंट्री को सेटल करने में या उस कंट्री को ओवर पावर करने में या उसको कंट्रोल करने में वो निकलते रहें, ठीक है, बेनिफिट उसको होता रहे, ठीक। तो द प्रोसेस ऑफ कॉलोनी, द रिसोर्सेज ऑफ कॉलोनीज वर यूज्ड टू फुलफिल द इंपीरियलिस्ट कंट्री पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री नीड, ठीक। तो अब क्या होगा, जैसे ब्रिटिशर्स ने आपके ऊपर मतलब आपको कॉलोनी बना लिया, इंपीरियलिज्म के थ्रू आपके ऊपर जो है कि रूल करना शुरू कर दिया, तो अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, हमारे रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज मीन्स जैसे हमारे ट्रीज हो गए, हमारे प्लांट, वाटर, जो भी चीज़ें हमारी रिसोर्सेज हमको कंट्री में हैं, हमारी चीज़ें, संसाधन जो भी हैं, उनको यूज़ करेंगे। उनको यूज़ करेंगे क्या करने के लिए, अपनी इकोनॉमिकल नीड को, मिलिट्री नीड को, ठीक है, और पॉलिटिकल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, फुलफिल करने के लिए उनका यूसेज करेंगे। भाई हमारे ऊपर वो रूल कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं तो उनके एक्सपेंसेस गिर रहे हैं, भाई रूल करने में भी सेना रखनी पड़ती है, उनको फीडिंग करानी पड़ती है, उनको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, और भी नया नियम कानून बनाने पड़ते हैं, उसमें भी पैसे रुपए लगते हैं, चीज़ें लगती हैं। तो उन चीज़ों को वो कहाँ से लेंगे, वो कहाँ से उन ज़रूरतों को पूरा करेंगे, तो हमारे ही जिस कंट्री पे वो रूल कर रहे हैं, इंपीरियलिस्ट कंट्री कौन होती है, जो रूल कर रही होती है, ठीक है, तो और कॉलोनी कौन है, जिस पे रूल हो रहा है, ठीक है। तो कॉलोनी से इंपीरियलिस्ट कंट्री क्या करती है, रिसोर्सेज कंज्यूम करती है, रिसोर्सेज लेती है, ताकि अपनी नीड्स को वो सेटिस्फाई कर सके, ठीक। When one country dominates another country, it leads to a political, economic, social and cultural change in the dominated country. जाहिर सी बात है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पर रूल करने लगी बेटा, तो भाई अब वहाँ पॉलिटिकल चेंज भी आएगा, इकोनॉमिकल चेंज भी आएगा, कल्चरल चेंज भी आएगा। भाई जो कंट्री डोमिनेट हो रही है उस कंट्री में तो चेंज आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि अब वो अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर आप पे इम्पोज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, जो कि हिंदू माइथोलॉजी में है, थोड़ा गलत भी है लेकिन है। क्या है कि जब मैरिज होती है, ठीक है, तो लड़की जब घर आती है लड़के के, तो क्या होता है, अब उसको जो भी ट्रेडिशन, जो भी कल्चर, जो भी नियम कानून मानने हैं, वो मेल सोसाइटी, मतलब जिस मेल के यहाँ आई है, मेल जिस लड़के के घर में आई है, उसके हिसाब से मानना है। यानी कि इसीलिए हमारे कंट्री में मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी इसीलिए कहलाती है, क्योंकि एक लड़की को अपना चीज़ छोड़ करके, अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर, अपने रहने सहने का ढंग छोड़ करके आना होता है लड़के के यहाँ, और उसकी क्या कहते हैं कि चीज़ों को अपनाना होता है। तो आप इसको ऐसे रिलेट भी कर सकते हो कि कॉलोनी कौन होगी, गर्ल हो गई, इंपीरियलिस्ट कंट्री कौन हो गया, बॉयज़ हो गए, बॉयज़ फैमिली इंपीरियलिस्ट कंट्री हो गई, ठीक है, और कॉलोनी कौन हो गया, गर्ल हो गया, क्योंकि भाई वो डोमिनेट हो रही है, और डोमिनेट कौन कर रहा है, इंपीरियलिस्ट कंट्री डोमिनेट कर रहा है। उसके रिसोर्सेज, दहेज जो मिलता है उसके रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। भाई अब एक तरीके से दहेज तो जो मिलता है, मतलब गलत है ये लेना, लेकिन लोग देते हैं और लोग लेते हैं। तो जो दहेज मिलता है, जो रिसोर्सेज मिलते हैं उसके घर से, उसको यूज़ करके अपनी नीड्स इंपीरियलिस्ट कंट्री यानी कि बॉयज़ फैमिली करती है, कंप्लीट करती है। और फिर उसके बाद भी क्या बातें हैं जो मैंने आपको लास्टली समझाया कि भाई कल्चरल चेंज, तो डोमिनेटिंग सोसाइटी यानी कि जो कॉलोनी है उसमें तो कल्चरल चेंज आना ही आना है। अब वो जो लड़की है वो अपने हिसाब से नहीं खा पी सकती, रह सकती है, अपने हिसाब से नहीं, उसका मतलब जो पूजा पाठ, जो क्या कहते हैं ट्रेडिशन, जो फैमिली में जो करती आई है उस तरह से नहीं करना होगा उसको, एक मतलब जिस फैमिली में हो गई उस हिसाब से करना हो। तो ये एक एग्जाम्पल था जिसके थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। वैसे आज काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं कंट्री में और आने भी चाहिए, ठीक है। खैर, तो दिस प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ अ कॉलोनी इज रेफर्ड टू एज कॉलोनाइजेशन। अब एक और टर्म आ गया, कॉलोनाइजेशन क्या होता है? यही प्रोसेस जिसमें कि रिसोर्सेज का यूज किया जा रहा है, बेसिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ये क्या है भाई? आपको कल्चरली चेंज करना, आपका रिसोर्सेज अपने फायदे के लिए यूज करना, ये तो आपका एक्सप्लॉयटेशन है, सामने वाले का एक्सप्लॉयटेशन है। तो कॉलोनी का एक्सप्लॉयटेशन जो होता है, इसी को कॉलोनाइजेशन कहा जाता है। चार टर्म आपने समझे, कॉलोनी समझा क्या होता है, इंपीरियलिज्म समझा क्या होता है, इंपीरियलिस्ट कंट्री क्या होती है समझ लिया, और आपने कॉलोनाइजेशन भी समझ लिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको बताई गई, क्लियर। तो आज एक्सप्लेनेशन यहीं तक जा रहा है, चैप्टर थोड़ा लंबा है, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो आप देख नहीं पाओगे, ठीक है। प्लीज़ वीडियो देखिए ताकि आपको चीज़ें टर्म क्लियर हो और आप अच्छे से पढ़ोगे, ओके।
थैंक यू क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। तो बेटा अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी तक आपको जो मैंने पढ़ाया क्लास 8 में, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मॉडर्न पीरियड इन इंडिया, एन आउटलाइन ऑफ टाइम फ्रेम। ठीक है, मतलब मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया एन आउटलाइन ऑफ टाइम फ्रेम पे हम लोग चल रहे हैं। क्या है ये, समझो बात को। तो बता रहा है कि इंडिया में 18 सेंचुरी के आसपास में बेटा ब्रिटिश का जो कॉलोनी था, ब्रिटिश का जो रूल था, ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो डिक्लाइन होने लगा। ठीक है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, क्योंकि औरंगजेब के बाद वैसे भी कोई स्ट्रॉन्ग रूलर आया नहीं ब्रिटिश में। लास्ट रूलर तो वैसे भी बहादुर शाह जफर को माना जाता है, जो कि 1857 में जिनकी डेथ हो गई, किल्ड मतलब मार दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। खैर, तो ब्रिटिश रूल धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा था, ख़त्म होने लगा था। और सॉरी, मुग़ल रूल धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा था, ख़त्म होने लगा था, और ब्रिटिश रूल अपना इफेक्ट डालना शुरू कर दिया था। तो वही बता रहा है बेटा कि 17th सेंचुरी में बैटल ऑफ पलासी जब हुआ 1757 में, उसके बाद से ब्रिटिश जो है एज अ ट्रेडिंग कंट्री की बजाय अब एज अ पॉलिटिकल कंट्रोलर कंट्री बनना शुरू हो गई। ट्रेडिंग कंट्री तो ट्रेड करने के बहाने ही इंडिया में आई थी, लेकिन उसने जब बैटल ऑफ पलासी हुआ 1757 में, उसके बाद से उसने जो है कि अपना कंट्रोल जो है पॉलिटिकली दिखाना धीरे धीरे शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो पॉलिटिकली हावी होना इंडिया पे शुरू हो गई। ठीक है, बहुत सारे बैटल हुए। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। ठीक है, जिसमें कि ब्रिटिश जीते। ठीक है, ब्रिटिश विक्ट्री अगेंस्ट एलाइड मुगल्स और बंगाल और अवध, ये सब एक साथ मिलकर लड़े थे, तो ब्रिटिशर्स जीत गए। फिर 67 और 99 तक एंग्लो मैसूर वॉर चला, उसमें ब्रिटिश की जीत हुई। 73 में आपका वॉरेन हेस्टिंग जो कि अपॉइंट हुआ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, 75 से 18 की बात कर रहे हैं तो एंग्लो मराठा वॉर चला। 45 से 49 तक एंग्लो सिख वॉर चला। तो ये सारे बहुत सारे वॉर इंडिया में चलते रहे। 1857 में मतलब क्या कहते हैं, इंडियन रिवॉल्ट 1857 के नाम से फेमस है, वो आप आगे पढ़ोगे अभी। खैर, तो फिलहाल हम लोग ये बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी आपकी कंट्री में, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी की तरह से आई थी, उसने जो है कि अपना रूल जो है शिफ्ट करना शुरू किया। उसने जो है कि अपने आप को एज अ पॉलिटिकल कंट्रोलर बनना वो शुरू कर दी। और क्या बता रहा है, अब उसने इंडिया को सप्लायर बना लिया कि रिसोर्सेज का सप्लाई, रॉ मटेरियल का सप्लाई इंडिया से होगा, और ब्रिटिश से फिनिश्ड गुड्स बन के, फाइनल गुड्स बन के, यूजेबल गुड्स बन के, मतलब जैसे कि समझ लो कि यहाँ से गेहूँ वो ले जाएंगे और वहाँ से हमें आटा या ब्रेड बना के दे जाएंगे। ठीक है, तो हमसे सस्ते दाम पे चीज़ें खरीदना शुरू की उन्होंने, और हमें ही महंगे दाम पे वही चीज़ें बेचना शुरू कर दी उन्होंने। ठीक, तो इंडिया को एक ज्वेल माना जाता है, एक गहना माना जाता है ब्रिटिश क्राउन का। ब्रिटिश के मतलब कह लो कि राज्य में चार चांद लगाने वाली इंडिया थी। उन्होंने इंडिया से बहुत कुछ लूटा, और बहुत कुछ इंडिया से लूट के वो ले गए। और क्या कहते हैं कि इंडिया से कोहिनूर का हीरा भी लूट के वो ले गए, जो उनकी क्वीन पहनती हैं। खैर, तो बहुत कुछ इंडिया से गया ब्रिटिश। ठीक है, और ब्रिटिश एम्पायर ने हमारे इंडिया को बहुत तरीके से क्रश किया, बहुत इंडिया को हर तरीके से लूटा, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली, क्या कहते हैं कि और क्या कह सकते हो आपकी मेंटली भी एक तरीके से हमको हैरेस किया और हमको लूटा है उन्होंने। ठीक, तो बता रहा है कि भाई ब्रिटिश ने जो बता रहा है कि ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहा है। ब्रिटिश इंडिया रेफर्स टू द टेरिटरी। ब्रिटिश इंडिया क्या था, ऐसी टेरिटरी जिसको कि रूल किया जा रहा है, जिसको कि जो कि रूल्ड मतलब जो कि अंडर आ गई थी। किसके अंडर आ गई थी, आपके क्या कहते हैं कि ब्रिटिश के कॉलोनी के अंडर, ब्रिटिश के इम्पेरियलिज्म के थ्रू ब्रिटिश के अंडर जो चीज़ें, जो कंट्रीज, जो स्टेट्स, जो प्रेसिडेंसीज आ गई थी, उन्हीं को हम लोग ब्रिटिश इंडिया का नाम दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने रिसोर्सेज को मॉडर्नाइजेशन के नाम पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। अब इस चीज़ों की जानकारी हमको कैसे होती है, इन चीज़ों का रिपोर्ट हमको कैसे मिलता है, कैसे पता चलता है कि ब्रिटिशर्स ने क्या क्या इंडिया में किया, कैसे कैसे किया। तो दो रिसोर्सेज हैं बेसिकली, एक इंफॉर्मेशन की दो रिसोर्सेज आपके, एक एडमिनिस्ट्रेशन रिसोर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्स है, और एक नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्स है।
अब डिफरेंस क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्स और नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज में? एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज में डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, रिटन रिकॉर्ड्स मिलेंगे आपको, और क्या कहते हैं पूरा फाइलिंग मिलेगा, हर एक चीज़ मिलेगी आपको। एक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रिटन या लिखे हुए रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे, फाइलिंग मिलेगी। और नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज में ये वर्बल भी होंगे, नॉन वर्बल भी होंगे, क्या कहते हैं ये रिटन भी होंगे, नॉन रिटन भी होंगे। इसमें आपको ऑथर्स की बुक मिल जाएंगी, उनकी ऑटोबायोग्राफी मिल जाएगी। तो ये नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज है। तो अब बात आती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज कैसे मिले। भाई उस समय तो इंडिया को एडमिनिस्ट्रेशन था नहीं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज मिले कैसे? तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज के लिए बेटा क्या हुआ कि भाई ब्रिटिशर्स जब इंडिया है ना तो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड थे। उतने ऑर्गेनाइज्ड तो वाकई में हम आज भी नहीं हैं, लेकिन उस समय काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड थे ब्रिटिशर्स ने एक बाकायदे रूम बना रखा था, एक बड़ी सी लाइब्रेरी कह लो बना रखी थी, एक बड़ा सा रिकॉर्ड रूम बना रखा था जिसमें वो हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते थे। कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसे है, किसका कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, क्या नई चीज़ें इम्पोज की गई इंडिया पे, क्या चीज़ें मतलब वापस ली गई, क्या मतलब हर एक चीज़ का छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन का उन्होंने कायदे से रिकॉर्ड रख रखा। तो उसी रिकॉर्ड को एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज हम मानते हैं। बता रहा है कि एक बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने रिकॉर्ड रखा था सारे इंस्ट्रक्शंस का, सारे प्लान, सारी पॉलिसीज़, सारे डिसीजन, सारे एग्रीमेंट का वो एक प्रॉपर फाइलिंग करके उन्होंने एक रिकॉर्ड रख रखा था। उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा सा एक म्यूज़ियम भी बनाया था, और नेशनल एक नाम दिया जाता है कि द नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि न्यू दिल्ली में है फ़िलहाल, और द नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इन न्यू दिल्ली लोकेटेड है राष्ट्रपति भवन के आसपास। तो इन्होंने एक रिकॉर्ड रूम बना के रखा था। तो ये पहले जो नेशनल आर्चीव थी वो यहाँ पे नहीं थी, वो कलकत्ता में थी, कोलकाता में थी, और बाद में उसको शिफ्ट किया गया 1921 में दिल्ली में। और जो अभी करंट बिल्डिंग जिस बिल्डिंग में है रिकॉर्ड रूम एक तरीके से आप कह लो, वो 1926 में बनी, वहाँ पे फाइनली शिफ्ट हो गई वो, जिसमें आपको पता चलता है कि जिसको आप फाइलिंग निकालोगे या फाइलिंग पढ़ोगे तो पता चलता है कि क्या क्या एग्रीमेंट्स और क्या क्या प्लान उन्होंने हमारी कंट्री पे इम्पोज किए। लेकिन इससे एक बात और पता चलती है कि भाई वो जो भी रिकॉर्ड रखेंगे वो तो अपने हिसाब से रखेंगे ना, अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए रखेंगे। अगर आपको कहा जाए कि आप रिकॉर्ड मेंटेन करिए कि आप क्या क्या करते हो, आप क्या 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 किया है, तो आप क्या करोगे? वही सारी चीज़ें रिकॉर्ड रखोगे, वही सारी चीज़ें प्रोड्यूस करोगे दूसरे के सामने रिकॉर्ड में, जो आप सही किए हो, जो आपको लगता है सही है, जो बाकी दुनिया की नज़र में सही होगा, ठीक है, जिसको आप जस्टिफाई कर सको, उन चीज़ों को रखोगे रिकॉर्ड में। तो वही चीज़ें मिलती हैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड में, जो ब्रिटिश के हिसाब से या हमारे भी हिसाब से सही थी, जो उन्होंने जो सोच हमें उस रिकॉर्ड रूम में मिलती है, वो ये मिलती है कि वो हमारे बेटरमेंट के लिए थी, जबकि ऐसा लिटरली था नहीं। और इस बात की जानकारी हमको नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज से मिलती है, बहुत सारे ऑथर्स की बुक से मिलती है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं आपके बुक में दी हुई हैं, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें बता रहा है कि मैपिंग भी हुई, इंडिया की मैपिंग भी ब्रिटिशर्स ने कराई। अच्छा, इन ब्रिटिशर्स जो थे वो थोड़े ऑर्गेनाइज तो थे और बुद्धिमान थोड़े ज़्यादा थे, सही बात है, ये तो है, ठीक है, इसीलिए आज भी उनकी कंट्री हमसे आगे है। तो उन्होंने एक सर्वे प्लानिंग रखी कि भाई देखो हर चीज़ का सर्वे करो। सर्वे जब हम करेंगे हर चीज़ का तो हमें पता चलेगा कि किस जगह पे किस चीज़ की नीड है। बल्कि इसलिए उन्होंने सर्वे नहीं किया था, सर्वे तो उन्होंने इसलिए किया था कि हम किस जगह से क्या चुरा सकते हैं, क्या लेके अपनी कंट्री में जा सकते हैं। सर्वे उन्होंने इसलिए किया था, लेकिन जो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड में दिया वो यही दिया कि हम ये सर्वे करना इसलिए चाहते थे कि किस चीज़ को किस तरह से सुधारा जा सकता है। इसलिए उन्होंने बहुत सारे सर्वे कराए। उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी कराया, दिया है आपके बुक में, जियोलॉजिकल सर्वे कराया, बॉटनिकल सर्वे कराए, उन्होंने रेवेन्यू सर्वे कराए, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे कराए, बहुत सारे सर्वे कराए, ठीक है, टोपोग्राफिकल सर्वे कराए, हर तरह के सर्वे कराए, ताकि वो इंडिया की टोपोग्राफी को, इंडिया के कल्चर को, इंडिया में कैसे रिसोर्सेज, रॉ मटीरियल्स, क्या चीज़ें हैं, क्या एंटिक चीज़ें, क्या ऐसी चीज़ें जो कि वो चुरा करके या वो छीन करके हमसे ले जा सकते हैं, ऐसी चीज़ों का सर्वे उन्होंने कराया और वो बहुत हद तक ले भी गए इंडिया से। खैर, तो अब एक ट्रेडिशन ही बन गया 19th सेंचुरी के बाद कि हर 10 ईयर्स पे सेंसस होगा। यही सेंसस उसको कहते हैं, पॉपुलेशन, कितने कंट्री में कितने लोग हैं, क्या डिटेल है उनके, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी फैमिली में, इस सारी चीज़ों का डिटेल सेंसस के थ्रू मिलता है। कितने लिटरेट लोग हैं, कितने इलिटरेट लोग हैं, कितने फीमेल और मेल का रेशियो क्या है,
पर्टिकुलर कंट्री में, पर्टिकुलर स्टेट में ये चीज़ें आपको मिलती हैं। सेंसस से हर 10 साल पे होता है ये, ठीक है। तो ये ब्रिटिश इंडिया ने किया, मैपिंग की, हर जगह की मैपिंग भी ब्रिटिश इंडिया ने की। भाई ये मैप उनको कहाँ से मिले, पोर्टुगीज से वगैरह से उनको मैप्स मिले, उन्होंने मैपिंग की। बता रहा है कि ब्रिटिश हैड सेटअप्ड द सर्वे ऑफ इंडिया इन देहरादून, सर्वे ऑफ इंडिया इन अ सेंट्रल इंजीनियरिंग एजेंसी इन द चार्ज ऑफ मैपिंग एंड सर्वे। इसमें सर जॉर्ज एवरेस्ट और विलियम लैम्पटन को जो है कि सर्वे ऑफ इंडिया एंड क्रिएटेड, इन्होंने क्रिएट किया था एलेबोरेट सर्वे मैप एंड टोपोग्राफिकल शीट्स उन्होंने प्रिपेयर की, ठीक। अब नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज पे चलते हैं हम लोग। तो नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज में बेटा वही नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटोबायोग्राफीज मिल जाएंगी आपको राइटर्स की या राजाओं की, ठीक है। आत्मकथा जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसमें आपको पता चलेगा। डायरीज में आपको पता चलेगा, जो लोग जनरल्स या डायरीज मेंटेन करते हैं उसमें पता चलेगा, ठीक है। कुछ पॉपुलर बुक या बुकलेट्स में पता चलेगा आपको। कुछ न्यूज़पेपर, न्यूज़ और जो भी चीज़ें पब्लिश होती थी उस समय, क्या कहते हैं, समाचार पत्र टाइप की चीज़ें या कार्टून्स वगैरह, इन चीज़ों से आपको पता चलेगा कि वाकई उस समय क्या माहौल था। इंडियन के व्यू से पता चलेगा कि वो कितना ब्रिटिशर्स उनके ऊपर सही या गलत कर रहे थे, ठीक। लीडर्स, रिफॉर्मर्स, उनके आइडियाज़, उनके स्लोगन्स, उनके क्या कहते हैं लैंग्वेजेस और जो भी प्रिंटेड चीज़ें थी उनसे पता चलेगा, ठीक है। तो ये सब तो कैसे पता चलेगा, ये सब तो लिटरेट लोग कर पाएंगे ना भाई, लिखने पढ़ने का काम तो लिटरेट लोग, पढ़े लिखे लोग कर पाएंगे। लेकिन जो नॉन एजुकेटेड हैं, जो इलिटरेट हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, लो क्लास लेबर्स थे, तो उनकी भावनाएं उनके पे क्या बीती ये कैसे पता चलता है। तो ये इंटरव्यूज़ वगैरह से या उस समय बातचीत से या भाई एंसेस्टर्स की टेलिंग स्टोरीज से कि हाँ भाई मेरे दादाजी ने ऐसे बताया था, ऐसा होता था, तो फिर वो पास ऑन होते होते स्टोरी आज तक आई है। उससे पता चलता है कि ब्रिटिशर्स ने बेसिकली क्या कर रखा था आपकी कंट्री में, क्या हालत कर रखी थी आपकी कंट्री की। और बता रहा है बेटा कि नेशनलिस्ट जो लोग थे, नेशनलिस्ट कौन, जिनको अपनी कंट्री से बहुत प्यार होता है, जो अपनी कंट्री के लिए जान देना चाहते हैं, जो अपनी कंट्री को कैसे भी आगे लेके जाना चाहते हैं, उनको नेशनलिस्ट कहते हैं। तो नेशनलिस्ट रिफॉर्मर्स जो थे उनके जो क्या कहते हैं रिवलिस्ट्स थे, जो उनके क्या कहते हैं उसको बिलीव्स थे, उनके जो क्या बेसिकली आप कह लीजिए उनके बिलीफ से ही आपको ये पता चलता है कि वाकई इंडिया की कंडीशन क्या थी ब्रिटिश के टाइम पे, और क्यों इंडियंस फ्री होना चाहते थे ब्रिटिशर्स से, ये सब हमें पता चलता है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी की बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पढ़िए, उसमें आपको पता चलेगा इंडिया की कंडीशन, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय आनंद मठ जो एक बुक है उसमें भी आपको पता चलेगा। नील दर्पण दुबे भाई मित्रा की बुक है, इसमें भी आपको पता चलेगा। तो ये सारी बुक्स है, बहुत सारे राइटर्स थे, राजा राम मोहन राय, BR अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले, ठीक है। तो ये सब लोगों ने आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने भी लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इन सब लोगों ने जो इंडिया के बारे में बताया, ब्रिटिश रूल के बारे में जो बताया है, हमारी कंट्री जो उसका रिवर्स इफेक्ट पड़ा है, उन सब के थ्रू हमको पता चलता है कि नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज हैं ये सब, कि बेसिकली क्या डिफरेंसेस हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज में, प्लस हमारी कंट्री में क्या क्या था, क्या अब नहीं बचा है, या किस तरह से हमारी कंट्री के साथ बिहेव ब्रिटिश रूल में हुआ, वो चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। ओके बेटा, तो यही था आपके चैप्टर में, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया गया है, चैप्टर ख़त्म हो चुका है एक्सप्लेनेशन। आप इसका क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज लर्न कर लीजिएगा, यही आपका होमवर्क है। ओके।